मैटर था, नेटफ्लिक्स से रिलेटेड इशू था। क्या था वो इशू और क्यों आपको कोर्ट जाना पड़ा? There is a board called CBFC, Central एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है एसडीएम ज्योति मौर्य का, वो क्या था? Extramarital affair, just like millions of cases. ज्योति मौर्य was one of the case. लेकिन उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स ने उसको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया कि इट इज द ओनली मैटर विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। हमने देखा कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक रेप और मर्डर की घटना हुई। उस केस में को लेके भी आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो क्या रहा फिर उस केस में? जिस तरीके से टैंपर किए जा रहे थे एविडेंस, तो पहला तो हमारा ये डिमांड था तो सुप्रीम कोर्ट में कि एक पिटीशन आप यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें एंड साथ ही साथ वहाँ पे सेंट्रल फोर्स से डिप्लॉयमेंट करें टिल द पेंडेंसी ऑफ द केस। से हाल ही में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया वाला मामला एक ये रहा, क्योंकि उस पर सोशल मीडिया और इसमें समाज के 2-3 धड़े हैं। एक सेक्शन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है कि क्या यही एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, एक सेक्शन है जो मोरल पॉलिसिंग पे है, लेकिन जो अल्टीमेटली सवाल जो ये है कि क्या रेगुलेशन क्या है। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉसिको इनसाइट्स। ऑन लॉसिको इनसाइट्स वी डिस्कस डिफरेंट लीगल इश्यूज। टुडे वी हैव आवर गेस्ट एडवोकेट सत्यम सिंह राजपूत, who is practicing before Honorable Supreme Court of India. We will be discussing so many legal issues in this podcast with him. आपका स्वागत है लॉसिको इनसाइट्स पर सत्यम जी। थैंक यू सुशांत जी फॉर हैविंग मी एट योर प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म, और काफ़ी अच्छा लगेगा आपसे आज बातचीत करके कई सारे मुद्दों पे। तो आपने जैसे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में अभी प्रैक्टिस करते हैं आप, तो एज अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और कैसे आपकी लीगल प्रोफेशन में पूरी जो ये जर्नी है ये स्टार्ट हुई? देखिए, मेरी जर्नी तो बेसिकली 2016 से 19 अपना बैच रहा। उसके बाद इंटर्नशिप टाइम से मेरा सुप्रीम कोर्ट ही से शुरुआत रही, और सुप्रीम कोर्ट में ही मैंने पूरा अपना समय, जब भी कॉलेज से समय मिला, शुरुआत किया मैंने अपने सीनियरों के साथ। और अभी अपने 6 साल के अनुभव में जो मेरा अपना अनुभव रहा, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ जो प्रैक्टिस है यहाँ काफ़ी फिल्टर्ड प्रैक्टिस है जो है। इतना इजी प्रैक्टिस नहीं है कि अगर आप सिर्फ ये कह दें कि यू आर अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सो क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि मामले हाई कोर्ट से आते हैं, आप कितना, और बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर इट्स वेरी टफ टू इस्टेब्लिश योर ओन प्रैक्टिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट। सो कई सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है आपको जब आप फर्स्ट जनरेशन होते हैं। अगर आप कोई सेकंड जनरेशन नहीं है या कोई बैक नहीं है, आपका कोई सपोर्ट नहीं है, तो आपको बहुत सारे चीज़ों से गुजरना पड़ता है। कई बार कई ऐसी स्थिति भी, कई सारे ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं जब आपको ऐसा भी लगता है कि नहीं शायद हमें वकालत छोड़ के कुछ और भी कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? मतलब क्या ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमें ऐसा लगता है? देखिए, लिटिगेशन का क्या है सुशांत जी कि लोगों के लिए जो है एडवोकेसी बाहर से वही है, तो ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर फ्रॉम द अदर साइड। तो इसमें भी वही है कि दो लोगों को जितना थ्रिलिंग एडवोकेसी दूर से लगती है, आप जितना ही नज़दीक आते हैं पता चलता है। एक तो लोवेस्ट पेइंग प्रोफेशन है। एग्जैक्टली हाँ, कि अगर आप एज ए जूनियर, क्योंकि शुरू में ही तो आपके पास केस आना शुरू नहीं हो जाते। सबसे पहला सवाल तो ये था कि हम लोगों के दिमाग में होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो शुरू आप कहीं ना कहीं एज ए जूनियर ज्वाइन करते हैं, एज ए इंटर्न, एज ए जूनियर शुरुआत करते हैं, और वहाँ का कोई ऐसा पे स्केल नहीं है। कई बार कई सारे लोगों ने, कई सारे जजेस जो है इस बात पर बोल चुके हैं कि एक मिनिमम वेजेज होना चाहिए। बट अपने प्रोफेशन में अगर आप ध्यान दें तो इस तरीके का कोई कंपल्सन नहीं है। मैं चाहूँ अपने जूनियर को 1 रुपये ना दूँ, मैं चाहूँ उसको 10,000 दे दूँ, या जो भी वटेवर XYZ अमाउंट दे दूँ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है कि देखिए, देश की इकलौती कोर्ट है जहाँ पे हमें लगता है हर देश से, मतलब देश के हर कोने से लोग आकर के प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो उनके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर कमिंग फ्रॉम अनदर स्टेट, टू सर्वाइव। एग्जैक्टली ठीक है, तो आप सर्वाइवल, उनके सबसे पहली लड़ाई होती है कि वकालत से पहले की लड़ाई होती है सर्वाइवल। हाँ, कि आप बाहर से आए हैं, ठीक है, तो सर्वाइवल आप तो दिल्ली में कैसे सर्वाइव कैसे करेंगे, या सारी चीज़ें कैसे चलेंगी। तो ये एक टफ टास्क,
कि इसमें है कि आपको कैसी कहीं अच्छी जूनियरशिप मिलती है नहीं मिलती, फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है। तो इन सब चीज़ों को हमें लगता है कि जब इंसान एक छोटे शहर एक अनदर स्टेट से दिल्ली में आता है, तो दिल्ली एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहाँ पे सब हर चीज़ एक्सपेंसिव है। यहाँ का जो लिविंग कॉस्ट है वो एक छोटे स्टेट के कंपैरिजन काफ़ी महंगा। तो हमें लगता है नए सिरे से जो आता है वकालत शुरुआत करने, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक अच्छा गाइडेंस मिलना, और अच्छे गाइडेंस के साथ जो है एक सस्टेनेबल अमाउंट मिलना कि जिससे वो सस्टेन कर सकें और इधर उधर हाथ पैर मार सकें वकालत में शुरुआत करने। तो ये सब सारी चैलेंजेस हमें लगता है इवन आई हैव फेस द सेम थिंग, और एवरी फर्स्ट जनरेशन लॉयर फेस द सेम सिचुएशन। सो सबका बस ये है कि किसी की कुछ और अलग तरीके से चुनौतियाँ हैं, बट कहीं ना कहीं हर कोई फेस ज़रूर करता है इन सब सारी चीज़ों को। आपने किन सीनियर एडवोकेट्स के साथ काम किया और उनसे क्या चीज़ें आपको सीखने को मिली, क्या लर्निंग्स उनसे मिली आपको? मेरी शुरुआत पहले एक सीनियर से रही, वहाँ के बाद मैं सिद्धार्थ लूथरा सर, के वेणुगोपाल सर पद्मश्री सम्मानित रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे, सलमान खुर्शीद सर के साथ भी हमने काम किया। उसके बाद हमने जस्टिस प्रमोद कोहली सर एंड जस्टिस वी.के. शुक्ला सर के साथ काम किया। तो इन लोगों के साथ देखिए जो सबसे बड़ा मुझे सुशांत जी सीखने को मिलता है, क्योंकि ये सब मल्टीटास्किंग लोग भी हैं। एग्जैक्टली जैसे अगर आप के वेणुगोपाल सर की बात कर लो, या सलमान सर की बात कर लो, या सिद्धार्थ लूथरा सर की बात कर लो, तो ये सब कई सारे ये सब ऐसे डायनेमिक पर्सनालिटी लोग हैं कि या मैं अगर प्रमोद कोहली सर की बात करूं, तो साथ ही साथ वकालत, मतलब आप देखिए इनका कैरियर एक वकालत से शुरुआत होता है, फिर जज, और फिर और भी बहुत सारे सोशल इंगेजमेंट होते हैं उस दौरान भी। जो हमें लगता है कि एक तो पेशेंस, जो पेशेंस लेवल है, जैसे बीइंग लॉयर, फर्स्ट थिंग विच आई थिंक एवरी लॉयर नीड टू हैव इज पेशेंस, बहुत ज़रूरत है। एक तो वो, दूसरा टाइम मैनेजमेंट। तो एक टाइम मैनेजमेंट सीखने को काफ़ी मिलता है कि कितने टाइम मैनेजमेंट से, और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्टर, जो उनका एज फैक्टर है और जो उनका हार्डवर्क है केसेज को लेकर के, जो डेडिकेशन है, और हमें लगता है कि हम लोगों के लिए काफ़ी एक इंस्पायरिंग है, एक मोटिवेटिंग है, और एक एनर्जी लेवल देता है। जब मैं काम कर रहा था तो मुझे याद है, बाकी इन सारे की बात करूँ मैं तो इस एज में 60-70-75 की एज में सर की बात करूँ मैं, तो उस टाइम पे सर जब मैं काम कर रहा था तो उस टाइम पे आधार का मैटर चल रहा था के वेणुगोपाल सर के साथ। तो उस जिस तरीके से वो टाइम मैनेजमेंट है सारी चीज़ों को, तबीयत ख़राब होते हुए भी, तो ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस पे, अगर आप एक सक्सेसफुल लॉयर हो गए हो तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको हार्डवर्क करने की आवश्यकता है, नहीं। हमें लगता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ता है। अगर आपको सक्सेसफुल बने रहना तो आपको उसको मेंटेन भी करते रहना। और ये जितने भी डिग्नेटरीज हैं जिनके साथ हमें जो है लकली काम करने का मौका मिला, इनसे ये हमें सीखने को मिलता है कि आप एक कंसिस्टेंट वे में आप वकालत में अगर रहना चाहते हैं, लोग आपको जाने या आप सफल रहें, तो आपको मेहनत लगातार करनी ही पड़ेगी टिल द एंड ऑफ द लाइफ, एंड यू आर इन द सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर फोरम। एग्जैक्टली पढ़ाई जो है, पढ़ना जो है वो लाइफ लॉन्ग है। वो ऐसा नहीं सोच सकते आप कि एक टाइम के बाद हट जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है एडवोकेसी जब आप करते होते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन टॉट बाय द नन अदर देन राम जेठमलानी सर, जब मैं पैरामिलिट्री मार्टिर्स फैमिली के लिए काम कर रहा था। और उनके पास मैं काफ़ी जिद में गया था काम करने की कि नहीं करना, और उसी समय उन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। ओके। और उस टाइम में मुझे याद है सितंबर की ही बात है, उस 2017 वे बैक टू 2017-18 के आसपास। तो उस टाइम उन्होंने ये बात, जब मैंने पूछा कि सर कैसे, क्या आप क्या एडवाइस देना चाहोगे, तो उन्होंने बोला ऑलवेज बी अ लॉ स्टूडेंट रादर देन बीइंग एन एडवोकेट। एग्जैक्टली रोज आपके लिए एक लर्निंग है। सो ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन एक नए अपडेट आते हैं, हर दिन अगर आप अपडेटेड नहीं रहोगे तो शायद पीछे चले जाते हैं। क्योंकि लॉ तो क्या है कि हर दिन कुछ ना कुछ नया आता रहता है। सो हमें लगता है कि वो एक चीज़ आपको दिमाग में बिठानी ज़रूर रहती है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यू नीड टू हैव अ ब्रीफ एंड यू नीड टू बी प्रेजेंट इन यू नीड टू हैव अ प्रेजेंस इन द कोर्ट एवरी डे। तो उस चीज़ के लिए क्या है कि यू हैव टू वर्क विद एनीबडी, या तो आप किसी सीनियर के साथ काम करो जहाँ पे आपका प्रेजेंस हो, क्योंकि वहीं से आप जो आर्ट ऑफ एडवोकेसी है वहीं से आता है, वहीं से सीखते हैं आप, सीनियरों से, लोगों से, उस कोर्ट कॉरिडोर से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एग्जैक्टली। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, जिसे मैं मानता हूँ कि कॉमन सिटीजन्स के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए जब हम देखते हैं तो कई सारे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे PIL डिसाइड किए
जिसमें उन्होंने हम कह सकते हैं कि एक्सेस टू जस्टिस की टुवर्ड्स कदम बढ़ाया। लेकिन आजकल ऐसा भी देखने में आता है कि पीआईएल के कई सारे मिसयूज़ भी होते हैं। तो आपका क्या टेक है इस चीज़ को लेके? देखिए, जब सुशांत जी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ वेरी क्लियर, इट इज़ क्लियरली सेइंग दैट इट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और जब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन में चेंज हो जाता है या पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन में चेंज हो जाता है, तो हमें लगता है कि जो पर्पज़ है स्पेशली जो पीआईएल का, वो वहीं पे डिफीट होने लगता है। तो अभी कुछ समय से हमें लगता है कि अगर हम लोग जहाँ पे पीआईएल की बात आती है तो वहाँ पे एमसी मेहता की बात बिना आती है। हाँ, किसी चीज़ के ही आ जाती है कि हम लोग सारे लोग, हमें लगता है कि पढ़ के एमसी मेहता को ही पढ़ के जो बड़े हुए हैं लॉ में, इन्वायरमेंट की बात जब भी आती है तो पीआईएल का सीधा पर्पज है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। बट होता क्या है कि एसेसिबिलिटी, सोशल मीडिया, इन सब के आने के बाद से एक इजी जो है, आप कह दो लाइमलाइट के लिए इंसान किसी भी चीज़ पे, जैसे आप बहुत सारी चीज़ों पे कि सीएम को चैलेंज कर देना, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको चैलेंज करना वो किसी पार्टी का काम, किसी कॉमन पर्सन का काम नहीं है। वो क्या डिसाइड होगा और एग्जीक्यूटिव, एक डिफरेंस है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आए दिन कॉस्ट लगाती रहती है। सो मेरा मानना है कि जब वहाँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो तो वहाँ पब्लिक स्पिरिटेड मैटर हो, जिसको ही फाइल किया जाए। आजकल कोर्ट भी आजकल पिछले कुछ सालों से काफ़ी इन जो पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसके अगेंस्ट है, उसको डिमोटिवेट करने के लिए वो हर प्रयास करती है। और हमें लगता है कि बाकी बीइंग, मतलब जो भी लॉयर्स अब जनरली आजकल लोगों का एक नया ट्रेंड भी है कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ फाइल कर दो। सो ये रुकना चाहिए। जो जेन्यून मुद्दे हैं, जेन्यून इशू है, तो उसके लिए ज़रूर फाइल किया जाना चाहिए। बट वही चीज़ है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुड नॉट बी अ प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो ये है। अभी हमने देखा हाल फिलहाल में सोशल मीडिया का जो प्रचलन बढ़ा है, सोशल मीडिया अब बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को इम्पैक्ट कर रहा है, वो चाहे कॉमन पब्लिक की लाइफ हो या इलेक्शंस हो या कोई भी अदर हमारे जो ह्यूमन बीइंग के अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैं। तो जब हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे क्या रेगुलेशंस होने चाहिए और क्या अभी रेगुलेशन प्रेजेंट में है, कहाँ कहाँ कमियाँ आ रही हैं? देखिए, जब सोशल मीडिया की रेगुलेशन की बात करें तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यहाँ रेगुलेशन तो दूर की बात है। रेगुलेशन में अगर हम आपको सोशल मीडिया की बात करें तो बहुत सारे ये दिखाते हैं कि हमारा ये प्लेटफॉर्म, हमारा ये ग्रीवांस सेल, ये ग्रीवांस सेल, इनके इंटरनल ग्रीवांस सेल हैं हर सोशल मीडिया के, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे बाकी अदर प्लेटफॉर्म में। बेसिकली आजकल तो मेटा हो गया, सारा मेटा के ही प्लेटफॉर्म से सारे रन होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ, सारे रन होते हैं। तो ये कहते हैं कि इनका ग्रीवांस सेल है, दो देयर इज अ ग्रीवांस सेल। बट सवाल क्या है कि हु विल डिसाइड कि दैट देयर इज अ वायलेशन ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड मैटर। जैसे चाहे कोई भी मुद्दा ले लो आप, इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट की तरफ से एक ओटीटी रेगुलेट करने के लिए जो है क्या बोलते हैं गाइडलाइन आई हुई है, लेकिन उसका भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि वी आर वेरी मच इग्नोरेंट एज ए गवर्नमेंट, वी आर इग्नोरेंट एज ए कॉमन सिटीजन, वी आर इग्नोरेंट एज ए सिटीजन, वी आर इग्नोरेंट टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। हमें लगता है कि ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जैसे सड़क पे गड्ढे बने हैं तो हमको किनारे से चले जाना है, रादर देन कि हम उसको कहीं उस कंसर्न अथॉरिटी को कंप्लेन करें या उसको रिपोर्ट करें। और सेम तरीके से अथॉरिटी भी है, वो गड्ढा सालों सालों तक बना हुआ है, वो सेम, और वही उसी सेम, इस एग्जांपल देने का कारण भी यही है कि वही लॉ अप्लाई होता है सोशल मीडिया पे कि किसी में ज़्यादा ह्यू एंड क्राई हो गया तो कोई अरेस्ट हो जाएगा, नहीं हुआ तो चल ही रहा है। तो जैसे सोशल मीडिया का अपना ग्रीवांस सेल होता है, तो कैसे मतलब कोई कंपनी जो है वो डिसाइड करेगी कि क्या सही है क्या गलत है? क्या ये मतलब एक जो हमारा सोवरेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट होता है, क्या ऐसा नहीं हुआ कि हमने उनको दे दिया है? नहीं, देखिए, इनका कहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन की बात करते हैं। ओके, ठीक है। और सेल्फ रेगुलेशन की बात तब होती कि सपोज इफ यू आर बीइंग विक्टिमाइज एंड इफ यू आर एग्रीव्ड पार्टी कि समथिंग विच इज देयर इज समथिंग विच आई पोस्टेड अगेंस्ट यू और यू आर एग्रीव्ड टू दैट, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है क्या बोलते हैं कंप्लेन करेंगे ग्रीवांस सेल पे, उनके ग्रीवांस सेल पे, उस ग्रीवांस सेल को लगेगा तो हटाएगा। बट सबसे बड़ा सवाल क्या है आज के समय में कि कितने चीज़, मतलब आपके पास, क्योंकि सोशल मीडिया तो अनकाउंटेड है,
आप उसको तो काउंट कर नहीं सकते कि दुनिया भर के सोशल मीडिया हैं, आप कोई कहाँ डालेगा, आप कहाँ कहाँ से ढूंढेंगे चीज़ों को। तो जब तक कोई एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं होगा तो चीज़ें जो है क्या बोलते हैं रेगुलेट करना, क्योंकि सेल्फ रेगुलेशन इंडिया में आई डोंट थिंक इट्स फ्रूटफुल, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, क्योंकि सब सारा क्या है कि सुशांत जी इसमें सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा सेल्फ रेगुलेशन का जो ड्रॉबैक है कि सेल्फ रेगुलेशन है ही नहीं। एग्जैक्टली कोई करता ही बिकॉज नहीं दे है। आर अ बिजनेसमैन, दे आर रनिंग देयर ओन बिजनेस, दे विल सी देयर प्रॉफिट फर्स्ट एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द गवर्नमेंट। उनको लगता है ठीक है ये अगर 1 out of 1 million इज गोइंग टू डू समथिंग, सो दे हैव ऑल द अडासिटी टू डू द लिटिगेशन, ऑल द चैनल टू डू द सेम। तो ये सारी समस्याएं हैं। आपने कई सारे मैटर्स को लेके आपने खुद भी कोर्ट में गए, उसमें से एक मैटर था नेटफ्लिक्स से रिलेटेड इशू था। क्या था वो इशू और क्यों आपको कोर्ट जाना पड़ा? देखिए नेटफ्लिक्स की बात करें तो 2016-17 से नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम और ये सारे OTTs काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंस में आए। हाँ, प्रचलन में आए। और उस टाइम पे नई सीरीज आई थी सेक्रेड गेम्स एंड मिर्ज़ापुर, जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में रही उस टाइम पे। नेटफ्लिक्स इस वजह से भी रही क्योंकि उसमें राजीव गांधी के अगेंस्ट कुछ दिखाया गया था, कोई एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट था। तो मैंने जब वॉच किया तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, मुझे व्हाट हिट मी। और उस अगर आप जनरली CBFC देखें, देयर इज ए बोर्ड कॉल्ड CBFC, सेंट्रल फिल्म बोर्ड, था ना, तो उसका काम है वो डिसाइड करती है कि कौन सी फिल्म जो है चलाने लायक है, कौन सी नहीं चलाने लायक, क्या सर्टिफिकेशन देना है, क्या सर्टिफिकेशन देना, क्या नहीं देना। लेकिन अब अगर आप नेटफ्लिक्स या अदर OTT की बात करें तो ये कहते हैं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल, प्राइम ओरिजिनल। ओके। हाँ, तो ओरिजिनल की जब बात करते हैं तो कहते हैं देयर इज नो कट। ओके, ठीक है, देयर इज नो कट। अनदर थिंग इज कि अगर जैसे आप सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पे डिस्क्लेमर चलता है, डिस्क्लेमर चलेगा कि अगर आप स्मोकिंग है तो स्मोकिंग का डिस्क्लेमर चलेगा, अगर ड्रिंकिंग है तो ड्रिंकिंग का चलेगा, हाँ, कि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत ज़्यादा न्यूडिटी है तो उस पर ब्लर होगा, हाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स पे देखोगे तो ये सारी चीज़ें नहीं है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि शायद इस पे क्यों नहीं है, तो वो एक चीज़ हमारे दिमाग में चली। और बीइंग एडवोकेट तब मैंने एक RTI से जो है सारा इन्फॉर्मेशन निकाला, तो विच वॉज वेरी शॉकिंग कि कोई रेगुलेशन नहीं है। ओके, कोई रेगुलेशन नहीं, और ये बिलियंस के बिजनेस है। आप सोचो कि आज के टाइम में हमारा अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो हम डिश एंटीना से लेकर के डिश TV से लेकर के आज हमें लगता है किसी भी घर में डिश TV नहीं होगा। मतलब अगर हम बात करें तो 60 to 70%, अगर 30% हम डिश TV छोड़ दें तो 60 to 70% OTT पे जो है स्विच कर गए, सब कुछ है, हाँ। OTT पे स्विच कर गए। अब ये कहते हैं OTT पे स्विच कर गए, तो अब आपके घर में आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? आप वो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो जो वो दिखाना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो इस पे कोई रेगुलेशन नहीं था। देन आई हैड फाइल्ड द PIL बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट थ्रू माई NGO विच गॉट डिसमिस्ड अनफॉर्चुनेटली। देन आई फाइल्ड इट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। I challenged it before Supreme Court. Then I got the relief. So in 2020, their guideline came into picture, a new IT guideline. Okay. So because of my matter only. हाँ. तो उससे इनका रेगुलेशन हुआ, लेकिन अभी भी लायक ये है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। रेगुलेशन तो ले आए बट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसमें। उसके क्योंकि उसकी जस्ट बात की बात है, अगर आप देखोगे तो गुंजन सक्सेना मूवी आई ड्यूरिंग कोविड। हाँ, तो ड्यूरिंग कोविड गुंजन सक्सेना मूवी आई, तो आई जस्ट गिव यू अ इनसाइट अबाउट द फिल्म। प्रोड्यूसर और सारे लोगों ने एयरफोर्स के साथ जो है एग्रीमेंट किया और बोला कि ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे। बट उसको जब उन्होंने उस पर रिलीज किया प्राइम वीडियो पे, तो उन्होंने वो सारी चीज़ें दिखा दी जो ऑब्जेक्शनेबल थी। जैसे उन्होंने बेसिकली IAF को, इंडियन एयरफोर्स को, उन्होंने एक मतलब अगेंस्ट पैट्रियार्कल काइंड ऑफ तरीके से दिखाया। एक ये दिखाया कि एंटी वुमेन है। ओके, सो ये इशू था। तो उसको मैंने मेरी NGO जो है स्पेशली पैरामिलिट्री और मिलिट्री मार्टर्स फैमिली के लिए काम करती है, तो हमने उसको एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया दिल्ली हाई कोर्ट में। वी गॉट द रिलीफ विद इन द सेम डे कि आप उस चीज़ को हटाया जाए, एज ए रिप्रेजेंटेशन ट्रीट किया जाए। तो सवाल ये है ना कि आप इम्प्लीमेंटेशन क्या है,
जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात आती, तो जब तक यहाँ हमारी सरकारें भी, हम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, कि वेदर बी इट एनी पार्टी, एग्जैक्टली, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एज अ इंडियन गवर्नमेंट, सो वी आर वेरी इग्नोरेंट. और हमारी सोसाइटी की बात करें तो ठीक है, हमेशा एक सेक्शन ऐसा होता है कि उसके लिए सब ठीक है. क्योंकि जब मैंने फाइल किया तो उस टाइम आई हैव बीन बैकलेस्ड बाय द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. तो ये सारी चीज़ें वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही सारी चीज़ें. तो ये रहता है. तो यहाँ पे हम बार बार इम्प्लीमेंटेशन पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ कि रूल आना बड़ी बात नहीं है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये सबसे बड़ी बात है. एग्जैक्टली, कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे इफेक्टिवली हो, हाँ, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. राइट. बिकॉज कई बार ये चीज़ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जैसे अभी तो मैंडेटरी है कि आपका कोई भी सोशल मीडिया है या कोई भी ऐसे OTT प्लेटफॉर्म है, दे मस्ट बी हैविंग देयर ग्रीवांस ऑफिसर, ग्रीवांस सेल. बट कई बार देखने में आता है कि ठीक है उन्होंने सेल बना रखी होगी, बट अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं होता है. सोशल मीडिया की वजह से आज हम देखते हैं कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर वो अपनी बात रख सकते हैं, दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं. लेकिन उसके हम कुछ दुष्परिणाम भी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हुआ. और ऐसे ही कुछ केसेस में आपने काम किया, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है SDM ज्योति मौर्य का. तो वो क्या था? देखिए, SDM ज्योति मौर्य की बात की जाए तो उसका केस ड्यूरिंग कोविड के टाइम की ही थी, और एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जस्ट लाइक मिलियंस ऑफ केस, इट वाज वन ऑफ द केस. ज्योति मौर्य वाज वन ऑफ द केस. लेकिन उसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि सोशल मीडिया और मीडिया चैनल्स ने उसको इस तरीके से हाईलाइट कर दिया कि इट इज़ द ओनली मैटर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. अब होता क्या है कि देखिए, एक पारिवारिक मामला है, और अगर केस की भी बात करें, एक पारिवारिक केस. उसके पति ने जो है क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया पे अपना वीडियो डाल दिया. उसके पास अपनी रेमेडी थी, कोर्ट जाना, डाइवोर्स लेना है, और बहुत सारे अपने जो लीगल रेमेडी थे उसको सीख करता. लेकिन उसके बाद जो उसका जो इम्पैक्ट पड़ा, मतलब SDM ज्योति मौर्य की पर्सनल लाइफ पे, क्योंकि हमने उन्हें जो है बिफोर दिल्ली हाई कोर्ट जो है रिप्रेजेंट किया इन्हीं चीज़ पे. कई सारे गाने बनने लगे, किसी तरीके के मीम बनने लग गए, वॉइस ओवर, ठीक है, वॉइस ओवर, और मिलियंस में. तो इससे, और उसके बाद जो है उनको कई सारे उनके आवाज़ पे पर्सनल लेटर्स, लोगों के गालियाँ, बहुत सारी चीज़ें. तो इससे क्या होता है, देखिए, हमारा एक राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, ठीक है. और एक्स्ट्रा मैरिटल के केसेज या पारिवारिक मामले बहुत सारे लंबित हैं हमारे, मतलब ये पूरे, ऐसा कोई ये नहीं है कि ये कोई स्पेसिफिक केस, ठीक है. ज्योति मौर्य जैसे मामले हमें लगता है बहुत सारे, और हर कोर्ट में, हर शहर में, छोटे कस्बों में भी इस तरीके के मामले लंबित हैं. लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर मामले को हाईलाइट कर दो, उससे उसकी पर्सनल लाइफ जो हैम्पर होती है, वो ये दिखाता है कि सोशल मीडिया का अगर गुड इम्पैक्ट है, अगर आपको इजी एक्सेस है अपनी चीज़ों को रखने का, तो उसका एक बैड एक्सेस भी है, ठीक है, उसका बैड इम्पैक्ट. इफ देयर इज ए इजी एक्सेस देन देयर इज ए बैड इम्पैक्ट एज वेल, ठीक है. कि एक वही हाथ हो गई कि बंदर के हाथ में अगर आप छुरी दे दो या बंदूक दे दो, तो वो उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी को गोली ही मारेगा. तो ऐसा ये सिचुएशन इस केस में, ये सोशल मीडिया को इसी तरीके से हुआ कि जिसको देखो, आप देखो तो अगर भोजपुरी सिनेमा से तो कई सारे गाने रिलीज हो गए ज्योति मौर्य के खिलाफ. तो हमारा सिर्फ इतना था. अब वहाँ पे वापस हम आते हैं सोशल मीडिया रेगुलेशन की, अगर बात घूम फिर करके हम वहीं आ जाते हैं. तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया. दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया तो उसमें सबसे बड़ा सोशल मीडिया जितने भी पार्टी थे उनका ये कहना था कि आप हमें कंप्लेन करिए. ओके, एक हमारा इंटरमीडियरी है, बल्कि दे आर इंटरमीडियरी, हाँ, ठीक है. अभी कहते हैं कि हमारा रेगुलेटरी बॉडी है, आप इनको करिए. अब सवाल ये है कि हमारे खिलाफ किस किस प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, ये हमें कैसे पता होगा? एग्जैक्टली, ठीक है, कि सोशल मीडिया में या फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, यूट्यूब पे है, ठीक है, कि किस प्लेटफॉर्म पे जो है वो कंटेंट है, ठीक है. आजकल दुनिया भर के ऐप आ चुके हैं, ठीक है, ट्विटर पे है, और हम वो कंटेंट ढूंढेंगे कहाँ से? हमको तो जो दिख गया तो हम तो वही कंप्लेन करेंगे. एग्जैक्टली. अब ये आम इंसान के लिए इतना टफ टास्क है कि आप तो स्ट्रीम कर दिए, हम बैठे यहाँ कुछ बोल दिए, किसी ने उस खिलाफ कुछ बोल दिए. तो आप जिसको जो है डेजिग्नेट कर पाएंगे उसके लिए तो ठीक है, जो आप नहीं पहचान पाए, जो नहीं कर पाए, उसका क्या करेंगे? सो इम्प्लीमेंटेशन के मामले में जुडिशरी, मतलब अगर हम दोनों तरफ से लें, क्योंकि बातें लैग शुरू होती है एग्जीक्यूशन से, एग्जीक्यूटिव से शुरू होता है, लेजिस्लेशन ऐसा कुछ है नहीं. एंड ड्यू टू द लैक ऑफ लेजिस्लेशन कोर्ट भी उसी तरीके से बिहेव करती है कि जी ये नहीं है, फिर कंपनी जो सारी चीज़ें हैं. तो ये हमें लगता है SDM ज्योति मौर्य का मामला इज वन ऑफ द एग्जाम्पल,
कि जहाँ पे सोशल मीडिया का जो बैड मिसयूज की बात किया जाए, और जहाँ पे एक इंसान की पर्सनल लाइफ किस हद तक हैम्पर की जा सकती है, उसके राइट टू प्राइवेसी में, पर्सनल लिबर्टी में किस तरीके से इंटरफेरेंस हो सकता है, और फिलहाल के लिए अभी कोई रेमेडी नहीं है उसकी। राइट। और दूसरी सबसे बड़ी बात है सुशांत जी कि बीइंग अ सोसाइटी, मतलब एज ए सोसाइटी हमारा कोई राइट नहीं है कि हम दूसरे की लाइफ को निर्धारित करें कि दूसरा लाइफ जिएगा कैसे। एग्जैक्टली जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है फैमिली मेंबर्स के बीच में, तो कोर्ट है उसके लिए। हाँ, और सोशल मीडिया ट्रायल, हमें लगता है मीडिया ट्रायल पहले एक सिर्फ था कि मीडिया ट्रायल, बट आज के टाइम में सोशल मीडिया ट्रायल है, देन मीडिया ट्रायल एंड देन द कोर्ट ट्रायल है। तो आजकल कोर्ट भी कहीं ना कहीं इस सब चीज़ों से इम्पैक्ट होती है, इन सारी चीज़ों से। पिछले साल ही हमने देखा कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक रेप और मर्डर की घटना हुई, और जो हम कह सकते हैं कि जघन्य अपराध यानी हीनस क्राइम की श्रेणी में वो क्राइम आता है। उस केस में को लेके भी आप सुप्रीम कोर्ट गए, तो क्या रहा फिर उस केस में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हमारी पहली तो याचिका इस चीज़ पे लेकर के थी डॉक्टर मोनिका की तरफ से। हमने पेटिशन, सुओ मोटो पेटिशन इसीलिए डाला था कि इसको हमारी वहाँ से केस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए, क्योंकि जब हमने डाला तो काफ़ी टाइम, जब आरजीकर मेडिकल की बात करें तो उस टाइम तक घटना के बाद ही लगातार कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके हिसाब से सबके मन में हो गया कि अगर यहाँ कुछ भी चलता है, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती है तो ये एक तो सोसाइटी को गलत मैसेज जाएगा, और जिस तरीके से टैंपर किए जा रहे थे एविडेंस जिस तरीके से तोड़फोड़ किए जा रहे थे, तो पहला तो हमारा ये डिमांड था सुप्रीम कोर्ट में कि एक पिटीशन आप यहाँ पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लें, एंड साथ ही साथ वहाँ पे सेंट्रल फोर्स से डिप्लॉयमेंट करें टिल द पेंडेंसी ऑफ द केस, जिससे जो है बाकी सारी चीज़ें प्रोटेक्ट की जाएं, जो एविडेंस है जो प्रोटेक्ट किए जाएं, एक इजी जस्टिस एक्सेस हो जो है लोगों को, और काफ़ी तरीके से जो एटलीस्ट जो बचे हैं वो बचाए जा सके, जो एविडेंसेस बचे हैं। क्योंकि वैसे स्टेट फेल्योर तो क्लियर कट स्टेट फेल्योर है, अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो उसमें आप देखेंगे क्लियर कट फेल्योर है स्टेट का। एग्जैक्टली अगर इस तरीके की कोई हीनियस क्राइम होता है, और सबसे बड़ी बात है कि आजकल मेडिकल कॉलेज एक सरकारी कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, जहाँ पर रोज पेशेंट्स आ रहे हैं और डॉक्टर वहाँ पर हैं, वहाँ पर ऐसा किसी डॉक्टर के साथ ऐसी घटना हो जाती है जो अपने आप में झकझोर देती है किसी को भी। और उससे भी ज़्यादा एक्चुअली शॉकिंग हमें लगता है ये है कि घटना होती है सुबह में, और एक ऐसे मेडिकल कॉलेज में सरकारी है जहाँ पे दिन के अगर नहीं कम से कम 5 से मिनिमम मैं कहता हूँ अगर ले तो 500 से 600 स्टाफ होते हैं, और वहाँ पे पूरे दिन तक 12-14 घंटे तक कोई एफआईआर नहीं हुई। ठीक है, कोई एफआईआर लिखवाने वाला नहीं होता, और पहली एफआईआर अगर लिखी भी जाती है तो स्टेट से है, कोई आता नहीं है आगे, है ना। दूसरी एफआईआर है, फिर उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, शुरू में ये कोशिश करी गई कि एफआईआर ना हो और उसको दिखा दिया जाए कि ये तो एक सुसाइड है, और जिस तरीके से अरेस्ट भी हुआ, इसमें सीबीआई का भी फेल्योर हम कह सकते हैं। आप जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किए हैं, आपने मेन सिर पे वो कर के स्केप गोट बना दिया, आपने जो एक एक्यूज को आपने पकड़ा संजय रॉय को, उसी को इसको स्केप गोट बना दिया, और उसी पे ही आप खेल रहे क्या, क्योंकि जिस तरीके की घटना है, सो एज क्रिमिनल प्रैक्टिशनर मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये सिंगल पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इट इज़ ग्रूसम रेप एंड मर्डर केस, और जिस तरीके से की गई वो किसी एक व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। वो भी तब जब आप ये कह रहे हो कि इंटॉक्सिकेटेड है एक्यूज, आप एक तरफ ये भी कह रहे हो इंटॉक्सिकेटेड, और अगर आप उस एक्यूज को देखें तो उस एक्यूज की ये स्थिति है नहीं कि वो इस तरीके की मतलब इस स्तर तक म्यूटिलेट कर दे बॉडी को। बहुत सारे ऐसे मतलब उसमें तो कई सारी चीज़ें तो ये है कि अब बताने लायक स्थिति नहीं है कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, जिस तरीके से पोस्टमार्टम जितना जल्दी किया गया। अब आपको मैं उसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक ये बताता हूँ कि पोस्टमार्टम करता कौन है, उस पर एक ऑफिसर होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जाता है, कौन डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है ये होता है। इन सब एविडेंसेस बहुत सारे जो है लूप होल्स रहे हैं एफआईआर में, जो ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे स्टेट मशीनरी या वहाँ का जो कॉलेज की मशीनरी है वो इसमें इन्वॉल्व रही है, जिसको स्टेट मशीनरी ने प्रोटेक्ट किया है। और आज अगर आप ये देखें तो उसमें जो है स्टेट ने इसको चैलेंज भी किया है, उसके लाइफ इम्प्रिजमेंट को स्टेट ने, और खैर कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस मानने से मना कर दिया, और इसमें फांसी की सज़ा नहीं दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। लेकिन हमें लगता है कि मैं आपको बताऊं इसमें सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर एक ट्रायल है, क्योंकि क्या ऐसा नहीं है, निर्भया की अगर हम बात करें तो बैक टू निर्भया केस,
तो क्या निर्भया के जस्ट बाद कई सारे ऐसे मामले निकल के आए जो इक्वल टू निर्भया एंड इवन मोर देन निर्भया और ग्रूसम थे। और ग्रूसम थे। क्या उसमें कोर्ट किस तरीके से चल रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उसमें क्या कर रही है कोर्ट, किस तरीके से स्टेट मशीनरी काम कर रही है। तो सवाल क्या है कि किसी एक पे मीडिया हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो वहाँ आप पर उस दबाव में उसमें जो है क्या बोलते हैं जस्टिस डिलीवर कर दे रहे हैं। हाँ, स्पीडी जस्टिस, हाँ, बाकी तो सब में तो हाँ, वही स्पीडी जस्टिस। तो ये तो मेरा ये है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, उस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ये, जिसमें स्पीडी ट्रायल है। मैं उस केस की बात नहीं करूँ कि कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डाला या नहीं डाला, बट ये उसमें से है कि जिसमें ऐसा रेयर केस है जिसमें सबसे फास्ट स्पीडी ट्रायल हुआ है। बट अगर आरजी कार मेडिकल कॉलेज केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है तो क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर है? मतलब इट इज़ बियॉन्ड माई कंप्रहेंशन, बिकॉज कोई भी अगर आप देखेंगे, किसी से भी पूछेंगे, बात करेंगे, तो इतना ग्रूसम, इतना हीनस क्राइम, एंड ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो होना ही चाहिए। देखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिसाइड करने का पैरामीटर जो है क्या बोलते हैं होता क्या, अगर सोसाइटी नोशन की बात करें, अगर सोशल नोशन की बात करें हम, तो इसमें जिस तरीके से सारी चीज़ें थी और जिस तरीके से ग्रूसम हुआ, तो सिर्फ मैं आरजीकर की ही बात न लें, निर्भया की बात न लें, बहुत सारे और इस तरीके के सभी केसेस को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में डाल करके उनको फास्ट ट्रैक तरीके से जो है एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस पे सोशल नोशन ज़्यादा है, जिस पे सोशल मीडिया का प्रेशर ज़्यादा है या सामाजिक प्रेशर ज़्यादा है, आप उस पे ऐसे काम करो, बाकी केसेस को आप वैसे ही ठंडे बस्ते में डाल दो। एक चीज़ जो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगती है, मतलब मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, हमारे लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, अगर मे बी उनका वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा होता है, आप देखेंगे तो दे डोंट केयर अबाउट इट। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जब तक आप उनको, मतलब वही कि अगर इट इज जस्ट वन ऑफ द मैटर। हाँ, so they are कि हजार डीलिंग विद मिलियंस ऑफ केसेस, इट इज अनदर वन ऑफ द मैटर। हमने सुना, हमें लगा, सोसाइटी को लगा कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज का केस हुआ और इतना ग्रूसम केस हुआ, लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं, पुलिस हो गई और बाकी सब लोग हो गए, इनके लिए जस्ट अनदर केस। राइट। और यही प्रॉब्लम है, जो मुझे लगता है कि जो वो एम्पैथी होनी चाहिए इन ऑफिशियल्स में, वो एम्पैथी सच में नहीं है, वो दिखती नहीं है। देखिए, लॉ जब एजेंसीज की बात करें सुशांत जी, तो ये जितनी भी, जैसे हम अगर बात करते हैं, चाहे सीबीआई हो या पुलिस हो, बेसिकली हम इस पुलिस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि सीबीआई तो एक काफ़ी वैसे केसेज में आता है जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का या केस उस हद तक का ना हो, तो जहाँ पे सीबीआई का इंटरवेंशन ना हो, तो हम सिर्फ लेते हैं सामाजिक स्तर की बात करते हैं, एक आम जनता के लिए तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो जुडिशियल जो भी होता है ना कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के हम सब पार्ट हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे जजेज हों, और ये सारी चीज़ें तीनों मिला करके या लॉ है, तो ये हम जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के पार्ट हैं। उसमें से एक भी अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जस्टिस जो है अफेक्ट होगा ही होगा। तो जो फाउंडेशन है वो है पुलिस, जहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, जहाँ से केस की शुरुआत होती है। अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो ये हमारा फाउंडेशन ही काफ़ी वीक है। कुछ केसेज में तो अगर जो है क्या बोलते हैं प्रेशर है, तो उसमें बहुत फास्ट काम करती है। जिस केसेज में प्रेशर नहीं है, आम जनता का किसी का केस है, तो वो मतलब नहीं है, जस्टिस मिले ना मिले, और उनको खैर जस्टिस से खैर उनको कोई मतलब होता नहीं है। उनका तो ये है कि ये रूटीन वर्क है, आ गया कर दिए, क्योंकि अब चूँकि पहले तो वो भी जवाबदेही नहीं थी, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तो पॉजिटिव साइड की बातें कर लें कि लोग तुरंत सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया। लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, लोगों ने ट्विटर पे टैग करना शुरू कर दिया। तो इस दबाव से और कागजों में जो है दिखता रहे कि वो कितना फास्ट एक्शन लेते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है वो काफ़ी फास्ट रहते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल स्तर पे, मतलब अगर एक्चुअल उसमें बात करें, सिनारियो में बात करें, तो इनका जो वर्किंग स्टाइल है वो उसी तरीके से कॉलोनियल माइंडसेट से ही चल रहा है। देयर इज नो डिफरेंस। और इनकी वर्किंग स्टाइल ये है, जो हमारी इंडिया में किसी भी स्टेट की पुलिस हो, कि वो सिटीजन से नहीं, सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। राइट। आपने और भी, मतलब केसेस तो आपने बहुत सारे किए, बट उसमें से एक केस है डेली राइट्स का, जो एक उससे रिलेटेड केस है। उसमें आपने विक्टिम्स के तरफ से कोर्ट में आप गए, तो क्या मैटर था पूरा? देखिए, दिल्ली राइट्स में मैं बेसिकली ऐसे विक्टिम्स जो एक्यूज बनाए गए, मैं उनको रिप्रेजेंट किया, क्योंकि दिल्ली राइट्स में सबसे ज़्यादा समस्या ये आई कि अगर आप पूरा केस सिनारियो उठा करके देखेंगे,
तो कुछ तो मेन जो फेसेस थे उनको जेल डाला गया। उसके बाद ये पुलिस के लिए एक धन उगाही कहना तो नहीं चाहिए, बट पुलिस के लिए एक धन उगाही का भी एक माध्यम था कि जो मजबूत लोग थे उनका नाम FIR में नहीं है। मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो क्या बोलते हैं रिक्शा चलाने वाले, जिनके लिए जो हैंड टू माउथ हैं कि शाम को 2 रोटी का भी इंतजाम नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, टॉकिंग अबाउट द केस, चाहे वो हिंदू पक्ष के हों चाहे मुस्लिम पक्ष के हों, वो जेल में पड़े हैं और अभी तक पड़े हैं। ठीक है, उनको कोई देखने वाला नहीं है, कोई कंटेस्ट करने वाला नहीं है उनकी तरफ से केसेस, क्योंकि ना उन्हें पता है तो वो चल रहे हैं उस पर, जो मतलब उसमें सारा सिस्टम उस पर है कि ठीक है उनके लिए कोई है नहीं, सिस्टम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि लीगल एड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है, बट किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है ये भी देखने की बात है। तो दिल्ली दंगा देखिए अपने आप में काफ़ी अनफॉर्चुनेट रहा है, लेकिन बात हम चूँकि वी आर टॉकिंग अबाउट द लीगल एस्पेक्ट ऑफ द डेली राइट्स, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द लीगल एस्पेक्ट, सो अगेन देयर इज फेल्योर। आपने खाना पूर्ति के लिए सप्लीमेंट्री FIR पे, सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे सप्लीमेंट्री चार्जशीट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कुछ जो देखिए जो हाईलाइटेड लोग हैं उनके खिलाफ तो खैर वो कर ही रहे हैं क्योंकि वहाँ पे उनको करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेज आए हैं जिसमें उनके खिलाफ एविडेंस ही नहीं है, बट वो राइट्स में है। और राइट्स के केसेज में आपको पता है कि एक बार अगर आपका FIR में नाम आ जाता है और आप जेल चले जाते हो तो वो आपको बेल मिलना मुश्किल होती, क्योंकि कोर्ट भी उसी नोशन से चलती कि भाई राइट्स, यू आर द पार्ट ऑफ दैट राइट्स। सो ये सारी चीज़ों को हमें लगता है लोगों को जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो उसमें कॉमन सिटीजन काफ़ी अफेक्ट होते हैं। एग्जैक्टली। और ये जो पुलिसिया डंडा है वो कॉमन लोगों को काफ़ी अफेक्ट करता है, क्योंकि जब उसको प्रेशर आता है कि दंगे हो गए, आपने कितने लोग अरेस्ट किए, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग उठाए जाते हैं जिसमें उनका कोई रोल ही नहीं है। हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसमें अब्यूजिव कंटेंट्स बहुत यूज़ होते हैं, उसको लेके आपका क्या कहना है? देखिए सोशल मीडिया रेगुलेशन हमारे यहाँ देयर इज नो काइंड, मतलब नथिंग लाइक अ रेगुलेशन ऑन सोशल मीडिया, एंड इफ देयर इज अ रेगुलेशन और यू नो ऑन OTTs लाइक IT गाइडलाइन, सो देयर इज नो इम्प्लीमेंटेशन। सो अभी क्या है कि सोशल मीडिया पे लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म आ गया है, मतलब मेकिंग इजी मनी, ठीक है, और उसके लिए अब कंटेंट चूँकि हम लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, ठीक है, 65 करोड़ युवा में से 45 करोड़ कंजम्पशन में ही है, जहाँ तक अगर बात करें, क्योंकि लोगों को मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ठीक है, रादर देन लोगों को ये लग रहा है कि पॉजिटिव तरीके से इन्फ्लुएंस तो कर नहीं पा रहे, बट निगेटिव इन्फ्लुएंस, देखिए कहीं ना कहीं सोसाइटी निगेटिव, कोई भी एक नकारात्मक चीज़ होती तो एक बड़ा ह्यूमन टेंडेंसी है, उससे ज़्यादा इफेक्ट होता है। सो इन लोगों ने जो है क्या बोलते हैं, जो कंटेंट सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्होंने उसको अपना एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। और आप कोई भी चीज़ देखिए, मैं तो सिर्फ ये नहीं बोलूँगा, मैं अगर आप देखें तो चाहे वो इंस्टाग्राम हो, इंस्टाग्राम या सोशल या फेसबुक हो, तो इस पे सिर्फ एब्यूजिव कंटेंट ही नहीं है, आप अगर देखेंगे तो इस पे न्यूडिटी, वल्गरिटी, सॉफ्ट पोर्नोग्राफी, और एक तरीके से अब चूँकि मेटा ने एक बिजनेस काइंड ऑफ भी शुरू कर दिया है, तो आप इस पे देखेंगे तो दुनिया भर के प्लेटफॉर्म शुरू हो गए हैं यहाँ पे, एक मतलब काइंड ऑफ ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशंस दैट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, तो ये रेगुलेशन ही नहीं है। आप ये कहते हैं कि हम रेगुलेट कर रहे हैं, आप अगर देखो तो यूट्यूब क्या कहता है, यूट्यूब कहता है कि वी आर अ थर्ड पार्टी, इंटरमीडियरी हैं वो, तो वी आर इंटरमीडियरी। सुशांत जी है या ओन अकाउंट, सुशांत जी ने कुछ डाला, हमारे गाइडलाइन को कुछ मैच करता है तो विल रिमूव, अदरवाइज जो है क्या बोलते हैं, हमें उससे क्या मतलब, हम उसको करेंगे नहीं, हमें लगता है हमारी गाइडलाइंस का वायलेशन है तो हम हाँ, रिमूव कर देंगे, नहीं तो हम नहीं रिमूव करेंगे, वो सही हो गलत हो हमसे। और मेजरली कई सारे ऐसे कंटेंट हैं जो सोशल मीडिया गाइडलाइन को वायलेट करते हैं, तो गाइडलाइन का एक खुद अपना इंटरमीडियरी हो करके कितना इंप्लीमेंट करते हैं, बट ये बाद में ये कह देते हैं कि जी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारा गाइडलाइन तो है बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। एग्जैक्टली। सो पहले तो क्या है कि हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, एक रेगुलेशन ऐसा है जो इनको रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबिलिटी लें, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ किसी भी OTT का या किसी भी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इनका कोई सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। बहुत ज़्यादा ह्यू एंड क्राई होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, तो ये क्या करेंगे, उसको टेक डाउन कर लेंगे, बट बाकी चीज़ें क्या, तो एज इट इज रहेगा। उसमें से हाल ही में समय रैना और रणवीर इलाहाबादिया वाला मामला एक ये रहा, क्योंकि उस पर सोशल मीडिया, और इसमें समाज के 2-3 धड़े हैं, एक सेक्शन है जो इसको सपोर्ट कर रहा है कि क्या यही एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है, एक सेक्शन है जो मोरल पॉलिसिंग पे है,
लेकिन जो अल्टीमेटली सवाल जो ये है कि क्या रेगुलेशन क्या है। आज से चलो, आज आप वो हाईलाइट हो गया तो ठीक है, नहीं होता तो क्या है, क्या बाकी सोच नहीं चल रहे हैं? समय रहना के अलावा बहुत सारे सोच ऐसे हैं। अब बहुत सारे आप आजकल तो हमें लगता है जो बी ग्रेड एक्टर्स हैं वो उन्होंने अपना ऐसा पॉडकास्ट शुरू किया, दे ओनली टॉक अबाउट द वल्गरिटी। तो उन पे क्या एक्शन है? आप अगर एक्शंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक क्यों टारगेट कर रहे हैं? सो आई एम नॉट सेइंग दैट कि डोंट टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल, टेक एक्शन, बट देयर मस्ट बी सम स्ट्रिक्ट रूल्स। आप सब बाकी चीजों पे भी करें ना। तो क्या सिर्फ मतलब एक पर्टिकुलर एक दो यूट्यूबर्स पे आपने एक्शन ले लिया तो क्या सब पे एक्शन हो गया? आप एक कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी तो बनाइए। देयर इज नो यूनिफॉर्म पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू इट। कल को किसी भी कुछ भी लाइव हो जाता है, कल को कोई भी किसी भी तरीके से है। और आजकल इसी कारण जो है साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ चुके हैं। आप देखिए ना, साइबर क्राइम नेक्स्ट लेवल तक है आज के टाइम में। और कोविड के बाद से साइबर क्राइम में तो जिस तरीके से इजाफा आया है वो तो हमें लगता है सेंसेक्स से भी ऊपर है। वो सेंसेक्स भी डाउन होता है बट साइबर क्राइम ऊपर ही है। तो बट क्यों? बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन, लैक ऑफ रेगुलेशन। ठीक है, एंड उस पर एक्शन भी नहीं है। आपका आज कुछ सोशल मीडिया, आपको अगर आप साइबर क्राइम हो जाए, आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हो जाता है, आप घूमते रहिए, पुलिस कह देती है FIR हो गया, ठीक है। अब एक्शन क्या है? नो एक्शन। तो इंस्टाग्राम इज अनदर द मेजर प्लेटफॉर्म आज के टाइम में, क्योंकि हर एक दौर आता है। एक समय था कि फेसबुक था, फिर व्हाट्सएप था, और आज के समय में हमें लगता है इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है। सो सारे बिजनेस से लेकर के हर तरीके का बिजनेस, ठीक है। सो ऑनलाइन प्रोस्टिट्यूशन हैज़ बिकम वन ऑफ द प्लेटफॉर्म अगर हम बात करते हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी बैन है, बट इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी यू कैन फाइंड एनीथिंग। ओके। पैरा ओलंपिक्स में हमने देखा कि हमारे जो मेडल्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे उनकी टैली इम्प्रूव हो रही है, लेकिन जो पैरा ओलंपिक में जाने वाले हमारे स्पेशली एबल्ड एथलीट होते हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उससे रिलेटेड भी कुछ केसेस में आपने काम किया, तो क्या थे वो केसेस? देखिए, मैंने ड्यूरिंग कोविड ही एक तो पैरालंपियन नरेश कुमार शर्मा, ही वाज अ शूटर, 5 टाइम पैरालंपियन, एंड अनदर पैरा स्विमर प्रशांता कर्माकर, इन दोनों के केसेज हमने किए। और उसके बाद जो शॉकिंग डिटेल्स हमारे सामने आई, जो फैक्ट्स आए कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इज एन NGO, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी नहीं है ये, ठीक है। और ये करते क्या है, और सबसे अब मैं इसमें आपको आगे बढ़ के एक और भी मतलब सबसे सरप्राइजिंग बात बताऊंगा कि ये क्या है मनमाने ढंग से। NGO क्या है कि सपोज हमारी NGO है, हमारा मन किया, हमने आपको अपॉइंट किया, हमने इनको खिलाया, इनको खिलाया। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया को IPC, जो इनका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रिकॉग्निशन देता है, उसने भी 1-2 बार जो है सस्पेंड किया। गवर्नमेंट ने खुद 4 बार सस्पेंड किया है, 4-5 बार। लेकिन गवर्नमेंट के पास अपनी कोई बॉडी नहीं है। ये क्या होते हैं, साइंस से रिकॉग्नाइज्ड है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है, जो इनको ये परमिशन देती है कि आप रिप्रेजेंट करो। लेकिन सरकार की अपनी कोई ऐसा बॉडी प्रॉपर नहीं है जो क्या बोलते हैं इन पैरा एथलीट्स को रिप्रेजेंटेशन दे, एक प्रॉपर समय दे और एक अपॉर्चुनिटी दे खेलने का, जो भी उनकी आवश्यकता। हाँ, वो वाया दिस NGO। और NGO हमेशा क्या, देखिए, जब आपका कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो पर्सनल बेनिफिट और बायसनेस पे चलता है। और इसका कारण सिर्फ हमें लगता है ये 2 तो चलिए केसेज में आगे बहुत सारे होते हैं जो मजबूत हैं, बहुत सारे बेचारे जो कि एक तो वैसे भी डिसेबल्ड है नेचुरली, उसके बाद वो कुछ अगर उनके जीवन की आस है तो वो अगर वो देखना चाह रहे हैं तो अपना कुछ करना चाह रहे हैं, उसके बाद ये आ जाते हैं। अब उनके बाद इनको सामना करना पड़ता है इनसे, इनके इंटरनल कमेटीज, इन सारी चीज़ों से। अगर आप उनके हिसाब से चलते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको बाहर कर देते हैं। नरेश कुमार शर्मा में तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप जो है उसको आप भेजिए पैरालंपिक, एशियन गेम में, एशियन पैरालंपिक हुआ था ड्यूरिंग कोविड, पैरालंपिक में उन्होंने नहीं भेजा। इस तरीके से कुछ ना कुछ दिखा दिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके। और जहाँ तक रही बात, यही नहीं, इन्होंने अपने प्रेसिडेंट तक को भी जो है टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और प्रेसिडेंट कोई इधर उधर का इंसान नहीं था, ही वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर, इंद्रजीत राव। राव इंद्रजीत, राव इंद्रजीत, उन्होंने उसे भी हटा दिया। तो कहने की बात यह है, बाइलॉज है, जब ये चाहते हैं तब चेंज कर देते हैं, जब ये चाहते हैं तब ये बना लेते हैं।
तो होता क्या है कि इससे कहीं ना कहीं कॉमन जो इंसान है, जो कॉमन प्लेयर है, जो कॉमन एथलीट्स है, पैरा एथलीट्स हैं, जो एक किसी परिवार से आते हैं, बिना किसी मीन्स किसी साधन के आते हैं, किसी रिसोर्सेज की कमी से आते हैं, वो यहाँ खेलना चाहते हैं। आप सरकार से करोड़ों फंड ले रहे हैं, डिफरेंट जगह से फंड ले रहे हैं, यूटिलाइजेशन क्या है? यूटिलाइजेशन बायस्ड। ठीक है। सो मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे, और इस पे सरकार क्या है, मैंने वही बोला ना कि हम वी आर वेरी मच इग्नोरेंट अबाउट मोस्ट ऑफ द थिंग। ठीक है, हम पर्सनली विक्टिम होंगे, एग्रीव्ड होंगे, हमें लगेगा तो हम करते हैं, अदरवाइज हमें कोई लेना देना नहीं है। सो इसका कारण है, इससे वो पैरा एथलीट्स को काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस पे हमने तो कि फ़िलहाल इन दो को किया, उसके बाद मुझे ये सारी चीज़ें सामने आई। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का अपना एक खुद का मैकेनिज़्म हो जो पैरा एथलीट्स के लिए निष्पक्ष होकर के काम करे, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे, जिससे जो है किसी भी तबके से आया हुआ व्यक्ति, ठीक है, वो भले ही नेचुरली डिसेबल्ड तो है ही, सरकार ने इसीलिए वो योजनाएं ले आई कि उनको भी एक मौका मिले जीवन को नए तरीके से जीने का। तो बट उसका किस तरीके से सफल प्रयोग किया जाता है, क्या नहीं जाता है, यहाँ तो दुरुपयोग है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दुरुपयोग ही है, बट सवाल ये है कि एक एनजीओ अगर रन कर रही है इस तरीके से, देश को जो है इंटरनेशनल पे चेक एंड बैलेंसेस तो होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस है, उनका अपना खुद का बायलॉज है, अपने खुद के लोग हैं, 4 लोग बैठे बायलॉज बनाए, 4 लोग बैठे बायलॉज चेंज किए। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन वाज द बीसीसीआई, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाँ जबरदस्ती करके चेंज कराया और थोड़ा सा उसमें फेयरनेस आई। राइट। बहुत सारे हैं, ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, हाँ ओलंपिक कमेटी, तो मैं बताता हूँ स्पोर्ट जगत की अगर हम बात करें, खेल जगत की, तो बहुत सारे लूप होल्स हैं। लोग कहते हैं मेडल, चलो मेडल आने में इजाफा तो हुआ, लेकिन उनको जो चैलेंजेस क्या हैं, एक खिलाड़ी, उसको तो सिर्फ उसका फोकस होना चाहिए खेल, सरकार उस पर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन किसके द्वारा खर्च कर रही है? एक एनजीओ के थ्रू खर्च कर रही है। आपने एक मैकेनिज्म बना दिया, बस उसको है, किसी ने 10 शिकायत की, आपको लग रहा है तो आपने कर दिया। आप किसी एक संस्था को 4 बार 5 बार जो आप पा रहे हो, और उसको 4-5 बार सस्पेंड कर रहे हो, और फिर आप उसी को वापस जो है रिकॉग्निशन दे रहे हो कि आप वापस रिप्रेजेंट करो। सो ये अपने आप में कहीं ना कहीं दर्शाता है कि हम कितना विलिंगली, कितना जो है, कितना मोटिवेटेड हैं अपने लोगों को लेकर के, या कितना नहीं है। तो हमें लगता है ये पैरा एथलीट्स के लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि उनके लिए कोई इस तरीके का साधन नहीं है। हम लोग जैसे लीगल बैकग्राउंड से हैं सभी लोग, तो वहाँ पर भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। और जब हम बात करते हैं हमारे लोअर कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के बाकी कोर्ट्स हैं, हमारे ट्राइब्यूनल्स हैं, और जो रिमोट एरियाज़ में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, हम वहाँ देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा इशू है। ना पीने की पानी की सही व्यवस्था है, ना टॉयलेट्स की बहुत सही व्यवस्था है। तो क्या चैलेंजेस हैं वहाँ पर? देखिए, उसमें कई सेक्शन में चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस एज एन एडवोकेट, फीमेल एडवोकेट, विजिटर्स, कंप्लेनेंट, ये तो एक अलग सेक्शन आ गया, ठीक है, जो जिनका इजी एक्सेस है हर तरफ। फिर आता है चैलेंजेस जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, एंड देन द फीमेल जुडिशियल ऑफिसर्स। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं, और ऐसा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम स्टेट्स में ये चैलेंजेस हर जुडिशियल ऑफिसर को जो फेस करना पड़ता है, स्पेशली फीमेल जुडिशियल ऑफिसर को। वॉशरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है, उनका कोई सेपरेट वॉशरूम नहीं है, उसी एक ही वॉशरूम में उसमें एक्यूज भी जा रहा है, उसमें विक्टिम भी जा रहा है, उसमें पुलिस भी जा रहा है, उसमें जुडिशियल ऑफिसर भी जा रहा है। उसकी सुरक्षा कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है इन सब चीज़ों से। जैसे मैंने दिल्ली में देखा है, तो दिल्ली में जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए अलग होता है, और मतलब ठीक है, बट नॉट इन यूपी, नॉट इन बिहार, नॉट इन राजस्थान। There must be some courts, but not in all the courts, because I have friends in Rajasthan, UP, Bihar. They are facing that, and nobody is taking action. क्योंकि अगर उनकी सिक्योरिटी ही कंप्रोमाइज होगी तो किस तरीके का न्याय देंगे वो? हमारे इस पे बातचीत चल रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, अब हम 2025 में, जहाँ पे हम हर 50 मीटर पे वॉशरूम की बात करते हैं 100 मीटर पे, और जब हम बात करते हैं कोर्ट्स की, तो वहाँ पे कई सारे लोग जाते हैं, महिलाएं हैं जो एज अ विजिटर है, जो कर लीजिए कि जो पार्टीज हैं वो जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? आप यहाँ से गाजियाबाद ही जाके देख लीजिए, फ़र्क पड़ता है आपको। दिल्ली एनसीआर में आप देख लें,
आपको तुरंत इंफ्रा का समझ आ जाएगा। दिल्ली में और आउटसाइड ऑफ दिल्ली दिल्ली तो देखिए, दिल्ली अपने आप में एक मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पे तो फिर भी बेहतर है, और भी कुछ समय से हुआ। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लोग, यहाँ की बार अपने तरीके से आवाज़ उठाती है, अपने तरीके से एक्शन भी लेते हैं। लेकिन बाकी जगह पे अगर बात करें, अदर सेक्शंस में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। फैसिलिटीज़ नहीं है, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम बट दे आर साइलेंट बिकॉज दे कांट डू एनीथिंग, बिकॉज सारी चीज़ें तो उनकी हाई कोर्ट से होती हैं। तो इस सब तरीक़ों से हमें लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के साथ साथ एक आदमी का माइंडसेट कंप्रोमाइज़ होता है, वो भी उसी तरीके से रहता है। तो ये हमें लगता है सबसे अनटच्ड एरिया है जिस पे हमें लगता है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हर दिन कहीं ना कहीं वो एक बेहतर मैकेनिज्म की बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, और उस पर काम कर भी रहे हैं। बहुत हद तक उन्होंने किया है। लेकिन हमें लगता है ये मेजर पार्ट है, ये भी ज़रूरी है, ये मेजर पार्ट है। ऐसा नहीं है, जब बात आती है कोर्ट की तो सिर्फ दिल्ली के ही कोर्ट्स नहीं है। एग्जैक्टली। आप कहते हैं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, दिल्ली के अलावा मैक्सिमम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग फेल है। आप किस तरीके से, हाँ, वीसी पे हियरिंग नहीं हो रही, किस तरीके से करा रहे हैं? एग्जैक्टली। और यहाँ पे तो दिल्ली तो छोड़ दीजिए, तो बाकी जगह है ही नहीं। बाकी जगह नाम के लिए है, पेपर्स में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ले लीजिए, यू हैव टू मेक ए स्पेशल रिक्वेस्ट फॉर द ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, फेल। पटना हाई कोर्ट फेल्ड। देयर आर सेवरल हाई कोर्ट्स वेयर द ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आर फेल्ड। हाँ, वीसी पे हियरिंग नहीं हो रही है, उसके लिए आपको स्पेशली बोलना पड़ता है, तब जाके आपको परमिशन मिलेगी। दे डू नॉट हैव इवन इंफ्रास्ट्रक्चर। थैंक यू सत्यम जी फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज सच अ insightful discussion. Thank you Sushant ji for having me, and it was really a great conversation with you, and I hope Law Seekho will do more insightful podcasts with some other dignitaries in coming time with you. All the best.